नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा पर आज फिर मैं आपको ले चल रहा हूं पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाकों में, जिसे जाटलैंड के नाम से पुकारा जाता है। आज फिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सीटों के गठबंधन का ऐलान हुआ है। वो ऐलान जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था, और उस बीच कई तरह की खबरें ऐसी भी आने लगी कि आरएलडी और सपा के बीच सीटों को लेकर गठबंधन नहीं हो पा रहा है। जो आरएलडी प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो 50-55 सीटों की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव 30-32 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो खबरें ऐसी भी प्लांट होने लगी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ भी पिंगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर उनकी आई तो कहा जाने लगा कि हो सकता है कांग्रेस के साथ भी कुछ बात कर रहे हो। लेकिन आखिरकार उन तमाम कयासबाजियों, अफवाहों के बीच, अनुमानों के बीच, और जो होता है कयासों के जो पतंग उड़ाए जाते हैं, उसके बीच दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान हो गया। औपचारिक तौर पर सीटों की खबर भी सार्वजनिक है। हालांकि इन दोनों दलों के रिश्ते गठबंधन के पहले भी उपचुनाव में भी थे। कैराना का चर्चित लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जहां दोनों दलों के गठबंधन से वहां जीत हासिल हुई थी। लेकिन वापस आते हैं हम विधानसभा चुनाव पर। जो खबरें आई कल, तस्वीरें आई दोनों के हाथ मिलाते हुए, बढ़ा कदम जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, और खबर आई कि 36 सीटों पर समझौता हुआ कि 36 सीटें आरएलडी को दी जाएगी, जिसमें 30 सीटें आरएलडी के उम्मीदवार आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और 6 उम्मीदवार सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। इस तरह से 36 सीटें आरएलडी के खाते में आई है। और शुरू में यह कहा जा रहा 45-50 सीटें चाहते थे जयंत चौधरी, हालांकि खबर यह भी थी कि 55 चाहते हैं। अब ये इस एडजस्टमेंट के बाद, इस गठबंधन के सार्वजनिक होने के बाद, किसानों के आंदोलन पर फिर से किसानों के डटने के बाद, एमएसपी की मांग के साथ कुछ और मुद्दों को लेकर लखनऊ महापंचायत के बाद, और ये कहने के बाद कि हम तब तक नहीं लौटेंगे जब तक एमएसपी पर सरकार भरोसा न दे और बाकी मुद्दों पर सरकार बात न करे और संसद में वो कानून विधिवत तरीके से वापस ना हो, यानी किसान अभी डटे हुए। तो इन सब के बाद क्या स्थितियां कुछ बदली हैं? यूपी के जाट बेल्ट में जाट क्या सोचते हैं? और जाट जब मैं बोलता हूं तो उसका कुछ मतलब है, इसलिए क्योंकि जाटों के इलाके में, जाट बेल्ट में, वैसे यूपी में कहा जाता है 6-7% कुल आबादी है जाटों की, लेकिन जो पश्चिमी यूपी के इलाके हैं वहां परंपरागत तौर पर चौधरी चरण सिंह के जमाने से, जो जयंत चौधरी के दादा थे, 6-6 बार 8-8 बार विधानसभा लोकसभा सब जीते, प्रधानमंत्री बने, देश के गृह मंत्री रहे, तमाम इतिहास चौधरी चरण सिंह का आप जानते हैं। फिर उनके बेटे अजित सिंह लगातार लड़े, जीते, लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां ऐसी बदली, इसलिए जिक्र कर रहा हूं, स्थितियां ऐसी बदली कि अजित सिंह अपने गढ़ से हारे, बागपत से, जो गढ़ रहा चरण सिंह के जमाने से, और सतपाल सिंह जीते जो बीजेपी के सांसद बने, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। मथुरा से हेमा मालिनी से जयंत चौधरी हार गए। फिर क्या हुआ? 2019 में सीटों की अदला बदली हुई, जयंत चौधरी आ गए बागपत और अजित सिंह चले गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर भी जाट मुस्लिम बहुल इलाका है और इन्हें भरोसा था कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से जीतेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर में अजित सिंह हारे 6000 वोटों से संजीव बालियान से, जो अभी केंद्र में मंत्री है। 2014 में भी संजीव बालियान जीते थे। और 2014 से तस्वीर कैसे बदली जाट बेल्ट की? 2013 के दंगों के बाद, जो जाट और मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन माना जाता था, उसमें दरार पड़ी। जाट और मुस्लिम के बीच ऐसी दरार पड़ी कि दोनों दो तरफ गए, और उसके बाद उसके सियासी मायने, सियासी समीकरण पूरे इलाके में उससे बदले, और बीजेपी को ऐसी कामयाबी मिली कि पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ। 2017 में 110 से 120 सीटें मानी जाती है, जिसमें 88 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जो उसके पहले 2012 में 38 थी। 38 से सीधे 88, मतलब दुगने से भी ज्यादा। तो अब जाट बहुल इलाकों की फिर से बात करते हैं कि क्या होगा। इसलिए आज मैं कुछ जाट जो खाप होते हैं, हालांकि उसको 36 बिरादरी का खाप कहा जाता है, खाप के चौधरियों से मैं मिलूंगा, कुछ थामेदार होते हैं उनसे मिलूंगा,
उन चौधरियों में और उन खापों में और उन गांवों में किस तरह से लोग सोचते देखते हैं, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इस गठबंधन से एक बात तो लगता है कि पश्चिमी यूपी में सपा को भी एक मजबूत लैंडिंग ग्राउंड मिला है और आरएलडी जो अपने दम पर बीते कई सालों से फिर से अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, उसको सपा का साथ मिला। और जाहिर जाट का जिक्र मैं कर रहा हूं तो थोड़ा वो भी समझाऊं। अब आरएलडी की अगर बात करेंगे, जिसका इंतजार आरएलडी समर्थक, सपा समर्थक इस गठबंधन का इंतजार कर रहे थे, आरएलडी की बात करेंगे तो 2002 में आरएलडी बीजेपी के साथ लड़ी, तो इसलिए इस बार कहा जा रहा था कि आरएलडी फिर बीजेपी के साथ जा सकती है। थोड़ी मौका परस्ती, अवसरवादिता के आरोप भी लगते हैं अजित सिंह पर और यहां तक कि चरण सिंह पर किसी जमाने में। तो 2002 में आरएलडी और बीजेपी साथ लड़ी, 38 सीटों पर आरएलडी लड़ी, 14 पर जीत हुई, 12 पर जमानत जब्त हुई। ऐसे जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 3%, 2.5% वोट मिले। मतलब अधिकतम कामयाबी आरएलडी की है 2002 में, जब आरएलडी बीजेपी के साथ लड़ी। उसके बाद आगे आते हैं 2007, जब आरएलडी 254 सीटों पर लड़ गई, सिर्फ 10 सीटों पर जीती, 222 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 222 सीटों पर जमानत जब्त होना बड़ी बात है, लेकिन वोट मिले 3.7%, चूंकि ज्यादा लड़े, ज्यादा सीटों पर लड़े, 254, 403 की विधानसभा में 254। 2012 में आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 46 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार लड़े, 9 सीटों पर जीते, 20 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 2.33% वोट मिले। 2017 में फिर आरएलडी अकेले लड़ी और आरएलडी 277 सीटों पर लड़ी, और 277 सीटों पर इस पार्टी के लड़ने का यह हुआ कि 286 सीटों पर, 66 सीटों पर माफ करें, जमानत जब्त हो गई, वोट मिले 1.78%, 1.8 मान लीजिए, मतलब वोट शेयर गिरा। सीट कितनी मिली? सिर्फ एक, और वो कौन सी सीट? छपरौली। छपरौली विधानसभा वो सीट है जहां से 4 या 6 बार चरण सिंह जीते थे और 67 से, और उसके बाद अजित सिंह भी जीते कई बार। और छपरौली विधानसभा पर लगातार एक तरह से पुश्तैनी सीट मानी गई चौधरी चरण सिंह के परिवार की, चाहे जिस भी पार्टी से उम्मीदवार रहे उन्हीं से जुड़े रहे, जनता दल से रहे, क्रांति दल से रहे, लोक दल से रहे, जनता पार्टी से रहे, जिस भी पार्टी से रहे उसी पार्टी की जीत होती रही। किसी जमाने में चरण सिंह भी 3 बार शुरुआती 3 या 4 बार कांग्रेस से जीते थे। तो उस छपरौली सीट पर एक सीट पर सिर्फ आरएलडी जीती, और वो भी एक सीट आज आरएलडी के साथ नहीं है, क्योंकि उस उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा के चुनाव में शायद, और पार्टी से उसको बाहर कर दिया गया, और पार्टी बिना किसी विधायक के यूपी में है। एक सीट जहां खाता खुला वो भी उसके साथ विधायक नहीं है, तो 0 है आज की तारीख में आरएलडी मानिए। तो जो आरएलडी 2017 में 277 पर लड़कर 0 थी, उस आरएलडी ने बीते कुछ सालों में अपनी जमीन तैयार की है, जमीन मजबूत की है, रिवाइव करने की कोशिश की है, और उसमें एक बड़ी वजह माना जाता है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी की भागीदारी बहुत ज्यादा है, और उसमें आरएलडी सपोर्टर भी बहुत ज्यादा है, आरएलडी को का साथ भी मिला है किसान आंदोलन को। चर्चित किस्सा भी है कि जब राकेश टिकैत 28 जनवरी की रात, 26 जनवरी के 2 दिन बाद की बात है, जब 2000 पुलिस वाले वहां सीमा पर आ गए थे, गाजीपुर बॉर्डर पर, एक तरह से पूरी तैयारी थी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की, किसान आंदोलन को समेटने की, तब राकेश टिकैत रो पड़े थे। कहा जाता है मानसिक तौर पर पूरे तैयार थे कि अब आंदोलन खत्म होगा, तभी अजित सिंह का फोन आया, चौधरी अजित सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, जयंत चौधरी के पिता, और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। और कहा जाता है ऐसा कि हजारों लोग जो गांव से आए उसमें एक उनकी भी भूमिका थी, आरएलडी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन का साथ देने के लिए या उस मोर्चे पर राकेश टिकैत को साथ देने के लिए पहुंचे थे। ये तो किस्सा है। और उसके बाद आरएलडी की हिस्सेदारी है, उसके बाद जयंत चौधरी की लगातार की रैलियां हैं, भाईचारा रैली है, नाम भाईचारा बोलते हैं क्या, आशीर्वाद यात्रा भी थी, आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की थी, कंफ्यूज मत करिए। तो जयंत चौधरी की यात्राएं हैं, जिसमें जयंत चौधरी लगातार अलग अलग समाज के लोगों के बीच भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, और लगातार वो सक्रिय हैं बीते 1 साल से, खासतौर से बहुत ज्यादा महापंचायतों में भी उनकी हिस्सेदारी रही है आरएलडी कार्यकर्ताओं की। तो अब बात आती है कि यहाँ क्या होने वाला है। और जो जाट की बात करें, आशीर्वाद जाट की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी में
अभी अगर हम एमपी की बात करें तो 3 सांसद हैं अभी जाट सांसद, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के, सतपाल सिंह वही बागपत के जिन्होंने अजीत सिंह को हराया, और राजकुमार चाहर हैं फतेहपुर सीकरी के, उनका भी जिक्र मैं कर चुका हूं पहले, फतेहपुर सीकरी हम लोग गए भी थे, वो बीजेपी के किसानों के मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। और अगर ऐसे बात करें जाटों की विधानसभा में, तो यूपी विधानसभा में फिलहाल 14 जाट विधायक हैं, इनमें से 13 बीजेपी के। अब ये 14 में 13 बीजेपी में होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो जाट बिरादरी जो 2013 के बाद अचानक जबरदस्त जिसका शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, 2013 के दंगे के बाद जबरदस्त पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण से उसका नतीजा हुआ कि 17 में बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी सीटें, मुजफ्फरनगर की अगर 6 सीटें, 6 बीजेपी की गई। बागपत जिले में शायद 3 सीटें हैं जिसमें से 2 बीजेपी की है, एक छपरौली वही मैंने कहा जो आखिरकार आरएलडी से वो भी निकल गया विधायक। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो जाट विधायकों की तादाद 13 बीजेपी में, 14 में से, और बीजेपी ने 15 सीटों पर जाटों को टिकट दिया था जिसमें 13 जीते। छपरौली और आसमौली 2 सीटें जहां पर भाजपा के जाट नेता हारे। तो और जाटों का अगर बाहुल्य, जाट बाहुल्य या उनकी निर्णायक वोट बैंक की बात करेंगे तो कहा जाता है कि लगभग पश्चिमी यूपी में 16-17% आबादी है और 18 लोकसभा सीटें हैं जहां लोकसभा क्षेत्र है जहां जाटों की बहुतायत है, या जाटों का वोट बैंक बहुत मायने रखता है, या गेम चेंजर हो सकते हैं। बहुत सारी उसमें है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, ये सब फतेहपुर सीकरी। और इनमें से भी अगर देखेंगे तो ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। अब सवाल यही उठता है कि इस बार जो पश्चिमी यूपी के चौधरी हैं, जाट हैं, वो क्या करेंगे। और वह खापों की रवायत है, खापों की परंपरा है। परसों भी मैं बागपत के कुछ गांव में गया था तो वो खाप के चौधरी, कहने को खाप सामाजिक संगठन है, सामाजिक दायरे में काम करता है, लेकिन उसकी राजनीतिक भूमिका होती है, आंदोलनों में भूमिका होती है, और किसी का साथ देना और किसी का विरोध करना, इसमें उनकी अहम भूमिका होती है। तो खापों के चौधरी कैसे सोचते हैं। और इस बार अगर अजीत सिंह की पार्टी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जैन चौधरी की पार्टी सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही है, और 1 साल का किसान आंदोलन, ये बार बार कहना कि भाईचारा बन गया है जाटों और मुसलमानों के बीच, वो जो खाई थी वो पटी है या खाई कम हुई है, और उसके बाद इसी तरह के प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। किसान आंदोलन में भी मुसलमानों की भागीदारी की बात कर रही है, मुसलमानों के सामने कोई चॉइस नहीं है, ये भी बात हो रही है कि अगर नाराज भी हैं तो अखिलेश के पास जाएंगे। ये अलग बात है कि बीच में ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी की भी दर्जनों सीटें हो सकती हैं जहां 30 से 50% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन कुल मिलाकर आज का मेरा मकसद था इस वीडियो का जानने का कि जाट क्या करेंगे, और वो जाट जो बहुतायत में बीजेपी के वोट बैंक में 2013 के बाद तब्दील हो गए। योगी सरकार में भी जाट को साधने की कोशिशें हुई, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा था अभी योगी सरकार में चार मंत्री हैं जो जाट बिरादरी के हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, पशुधन दुग्ध विकास मंत्री, भूपेंद्र चौधरी हैं, पंचायती राज मंत्री, उदयभान सिंह हैं जो राज्य मंत्री हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह औलख हैं जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री, वो हालांकि सिख जाट बोलते हैं उसमें आते हैं। तो ये 4 जाट वहाँ हैं, केंद्र में भूमिका है, विधायक हैं, और इन सब के बीच किसान आंदोलन में जाटों की भूमिका। हालांकि इस पर लोगों को नाराजगी होती है कि आप ये इसे जाटों का आंदोलन क्यों करते हैं। दरअसल ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा कि जाटों का आंदोलन है, इसमें हर बिरादरी के लोग हैं। अगर तीनों बॉर्डर पे जाएंगे, टिकरी और उसमें जाएंगे सिंगू बॉर्डर पर, तो पंजाब के लोग भरे पड़े हैं, सिख हैं और अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, गाजीपुर में भी है। लेकिन हाँ, जाट की बड़ी भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। राकेश टिकैत भी जाट बिरादरी के हैं, नरेश बालियान जो उनके नरेश टिकैत जो बालियान बिरादरी के हैं, बालियान खाप के हैं, तो उनकी भूमिका है चूंकि मुखिया है। तो इन सब का क्या असर होगा, इसी असर को भांपने के लिए जा रहा हूं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं और उनके मूड को परखने की कोशिश करूं इस गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसका दूरगामी असर होगा तो कितना होगा। पूर्वांचल की वो तस्वीर हमने देख ली है। जब अखिलेश यादव
चले प्रधानमंत्री मोदी के उस उद्घाटन के बाद, तो गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा इतनी लंबी हुई कि किलोमीटर तक सपा प्रमुख के स्वागत में हजारों की भीड़ थी। ऐसा कहा गया लाखों की भीड़ थी यहां से गाजीपुर से लखनऊ तक। और वो सफर जो चंद घंटों का हो सकता था वो 18 से 20 घंटे लगे शायद उनको, अगर ठीक से मुझे घंटे याद नहीं। तो ये सारी स्थितियों में जहां आरएलडी के उम्मीदवार 2017 में हारे, बहुत कम वोट से हारे, कई सीटें, छपरौली तो मैं जिक्र किया जीते, लेकिन बहुत कम सीटें हैं, बहुत सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से हारे, वहां क्या होगा। और 2017 और आज में स्थितियां क्यों बदल गई, और खास तौर से प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद कि हमसे गलती हुई, कानून वापस लेते, क्या वो जाट जो नाराज थे, उस बिरादरी के लोग जो किसान आंदोलन में मोर्चा बांधकर बैठे थे, क्या उनमें कोई हृदय परिवर्तन हो रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया अब किसान कानून, कृषि कानून वापस हो रहे हैं, तो अब तो वो बात खत्म हो गई, तो हम फिर बीजेपी के साथ हैं? क्या ऐसे हैं क्या? और वो जाट जिन्होंने 3 बार बीजेपी को वोट दिया, 14 में भी दिया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, क्या वो इस बार मुखालफत करेंगे? और अगर मुखालफत 1 साल से कर रहे थे किसान के साथ रहकर कृषि कानूनों के खिलाफ, तो मुखालफत कायम है? ऐसे बहुत सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशूंगा अलग अलग इलाकों से, लगातार आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले बता दूं कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक जल्द से जल्द खबर पहुंचे। और 26 वो तारीख है, 26 नवंबर, परसों, जिस दिन किसान आंदोलन मतलब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की मोर्चेबंदी के ठीक 1 साल पूरे होंगे। तो मैं 25 और 26 उस 1 साल पूरे होने के मौके पर कुछ वीडियो बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा। किसानों का ऐलान है, 29 तारीख को संसद मार्च है, वो सारी चीजें मेरे वीडियो में आप देखते रह सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।